हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अब इसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर एयर एंट्रेंट कॉन्क्रीट। हमने कॉन्क्रीट के बारे में पढ़ा लेकिन एयर एंट्रेनमेंट के बारे में नहीं पढ़ा, तो मैं बता दूंगा एयर एंट्रेनमेंट है क्या। तो स्टेटमेंट ये दे रहा है कि एयर एंट्रेनमेंट रिड्यूसेस द वाटर डिमांड फॉर अ गिवन लेवल ऑफ वर्केबिलिटी। दूसरा कह रहा है यूज ऑफ एयर एंट्रेंट कंक्रीट इज रिक्वायर्ड इन एनवायरमेंट्स वेयर साइक्लिक फ्रीजिंग एंड थॉविंग इज एक्सपेक्टेड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। अब सबसे पहले देखिए, जो एयर एंट्रेनमेंट एजेंट्स हैं वो करते क्या है। एयर एंट्रेनमेंट एजेंट क्या करता है, जैसे मान लीजिए कंक्रीट है, ठीक है, ये कोई कंक्रीट का स्पेसिमेन है और ये कंक्रीट का स्पेसिमेन, क्योंकि इसको वाटर कंटेंट भी चाहिए होगा। वाटर कंटेंट हमने दो लिए पढ़ा था, कंक्रीट को जो वाटर चाहिए वो दो कारण से चाहिए होगा। एक तो इसका रीजन है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है। और दूसरा वाटर का रीजन क्या पढ़ा था, दूसरा वाटर का रीजन पढ़ा था हमने वर्केबिलिटी। दूसरा जो रीजन पढ़ा था वो पढ़ा था वर्केबिलिटी। और वर्केबिलिटी में क्या, कि जो सीमेंट का पेस्ट होगा उस सीमेंट के पेस्ट को मूव करने के लिए, उस सीमेंट के पेस्ट को मोबिलाइज होने के लिए वाटर डिमांड चाहिए होगी या वाटर कंटेंट चाहिए होगा। तो जब हम एयर एंट्रेनमेंट यूज करते हैं, एयर एंट्रेनमेंट केमिकल्स ही हैं, ये जो एयर एंट्रेनमेंट है ये केमिकल्स ही हैं, जैसे वुड रेजिन हुआ या फिर फैट्स हुए, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल्स, इस तरह की चीजें होती हैं ये एयर एंट्रेनमेंट में। तो एयर एंट्रेनमेंट होता क्या है, केमिकल्स होते हैं। जब इन केमिकल्स को इस कंक्रीट में ऐड किया जाता है तो ये कंक्रीट में क्या करते हैं, एयर बबल का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब एयर एंट्रेनमेंट कंक्रीट में प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एयर बबल्स, ठीक है। जब एयर बबल्स में ये प्रेजेंट रहते हैं तो ये क्या करेंगे, ये लुब्रिकेशन बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं, लुब्रिकेशन बढ़ाते हैं, दीज इंक्रीज लुब्रिकेशन। और अगर लुब्रिकेशन बढ़ेगा तो लुब्रिकेशन बढ़ने से जो मोबिलिटी है सीमेंट की पेस्ट की, वो मोबिलिटी ईजी हो जाएगी, मोबिलिटी आसान हो जाएगी। अगर सीमेंट का पेस्ट आसानी से मोबिलाइज हो रहा है मतलब वो पेस्ट वर्केबल है। तो जिस वर्केबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए आप पानी मिला रहे थे, तो अगर वाटर का कम यूज करके हम एयर एंट्रेनमेंट मिला दें उसमें, तो एयर एंट्रेनमेंट से भी क्या होगा, वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। एयर एंट्रेनमेंट से क्या होगा, वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। तो पहले वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखिए कि एयर एंट्रेनमेंट रिड्यूसेस द वाटर डिमांड फॉर अ गिवन लेवल ऑफ वर्केबिलिटी। तो बिल्कुल सही है कि अगर आपको सेम डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी चाहिए तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप पानी ऐड करो या आप पानी ऐड नहीं करके और एयर एंट्रेनमेंट यूज कर लो। तो अगर एयर एंट्रेनमेंट यूज किया तो उस गिवन वर्केबिलिटी के लिए आपको वाटर की डिमांड कम होगी। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यूज ऑफ एयर एंट्रेंट कंक्रीट इज रिक्वायर्ड इन एनवायरमेंट्स वेयर साइक्लिक फ्रीजिंग एंड थॉविंग इज एक्सपेक्टेड। देखिए, जो फ्रीजिंग है, ये जो फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग का मतलब होता है बहुत कम टेम्परेचर, मतलब 0 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर या 0 डिग्री से कम टेम्परेचर। जो थॉविंग का मतलब है, थॉविंग का मतलब होता है टेम्परेचर का बहुत ज्यादा होना। जब अल्टरनेट फ्रीजिंग और थॉविंग होगी तो टेम्परेचर कम होने से कंक्रीट कॉन्ट्रैक्ट होगा, टेम्परेचर कम होने से कंक्रीट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और अगर टेम्परेचर ज्यादा रहा तो कंक्रीट एक्सपांड करेगा। अगर आपने कंक्रीट में एयर एंट्रेनमेंट यूज किया हुआ है तो एयर एंट्रेनमेंट एयर बबल्स के रूप में मौजूद रहेगा, और जब कंक्रीट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक्सपांड करेगा, तो ये जो एयर बबल में जो वॉइड्स हैं, ये वॉइड्स आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। तो कंक्रीट को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपांड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन अल्टरनेटली होता रहता है वहाँ पे हम एयर एंट्रेनमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, बोथ ए एंड बी आर ट्रू।
ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2015 में सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है वर्केबिलिटी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 है वर्केबिलिटी से रिलेटेड। इसमें कह रहा है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी मेजर्ड यूजिंग स्लम्प, कॉम्पैक्शन फैक्टर एंड वीबी टाइम। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी है वो स्लम्प टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट और वीबी टेस्ट इन तीनों से मेजर की जाती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। स्टेटमेंट कह रहा है पहला, एज द स्लम्प इंक्रीजेज द वीबी टाइम इंक्रीजेज। दूसरा कह रहा है एज द स्लम्प इंक्रीजेज कॉम्पैक्शन फैक्टर इंक्रीजेज। ठीक है, अब देखिए पहले आपको करना क्या है कि जो कॉम्पैक्शन फैक्टर, ये जो वर्केबिलिटी है कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी है, कंक्रीट की वर्केबिलिटी को मेजर करने के तीन तरीके हैं। कंक्रीट की वर्केबिलिटी को मेजर करने के जनरली तीन तरीके हैं। एक में करते हैं हम स्लम्प टेस्ट, एक में करते हैं हम कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट और एक टेस्ट है वीबी टेस्ट। तो सबसे पहले अगर मैं स्लम्प टेस्ट को कंसीडर करूं, अगर स्लम्प टेस्ट को कंसीडर करें तो स्लम्प टेस्ट में क्या होगा, स्लम्प टेस्ट में एक इस तरीके का लोहे का मोल्ड होता है, एक इस तरह से लोहे का मोल्ड होगा। ठीक है, जिसकी डायमेंशंस, अपर डायमीटर इसका 100 mm होता है, बॉटम डायमेंशन इसका 200 mm और 200 mm होता है और इसकी हाइट होती है 300 mm। इस मोल्ड में अच्छे से कंक्रीट भर लेते हैं। कंक्रीट भरने के बाद ये जो मोल्ड है, इस मोल्ड को ऊपर खींच दिया जाता है। कंक्रीट को अच्छे से फिलअप करने के बाद, कॉम्पैक्ट करने के बाद, जब हम कंक्रीट को भरने के बाद ये मोल्ड उठाएंगे तो कंक्रीट क्या करेगा, कंक्रीट इस तरह से सबसाइड हो जाएगा। तो जो सबसाइडेड कंक्रीट है, उस सबसाइडेड कंक्रीट का टॉप और ये मोल्ड का टॉप, सबसाइडेड कंक्रीट का टॉप और इस मोल्ड का टॉप, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इसके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं स्लम्प। तो ये भी स्लम्प हो जाएगा और ये भी स्लम्प हो जाएगा। सबसाइडेड कंक्रीट का टॉप और मोल्ड का टॉप, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इज कॉल्ड स्लम्प। और जितना इस स्लम्प का वैल्यू ज़्यादा होगा, कंक्रीट की वर्केबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब कंक्रीट का मोबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब कंक्रीट की फ्लूइडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर ज़्यादा सबसाइड हुआ है कंक्रीट, मतलब कंक्रीट की फ्लूइडिटी ज़्यादा है, स्लम्प का वैल्यू ज़्यादा है। दूसरा एक तरीका है कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट में क्या करते हैं, देखिए ये इस तरीके का एक अरेंजमेंट रहता है जिसमें टॉप पे एक हुपर होता है इस तरीके का, इसके नीचे ट्रैपडोर होता है, इसके नीचे फिर एक हुपर होता है। जब कभी बिल्डिंग मटेरियल पढ़ोगे तब इन चीज़ों को पढ़ोगे आप। ठीक है, और इसके नीचे एक सिलेंडर होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, कंक्रीट को इस हुपर में भरा जाता है बिना कॉम्पैक्शन के। इस हुपर में भरने के बाद ये जो ट्रैप डोर है, डोर नंबर 1, इसके नीचे भी डोर होगा एक, डोर नंबर 2। तो कंक्रीट को अच्छे से भरने के बाद, कॉम्पैक्शन नहीं करेंगे इसका, भरने के बाद ये ट्रैप डोर खोल दिया जाएगा। तो ट्रैप डोर खोलोगे तो यहाँ से कंक्रीट इस हुपर में आ जाएगा। क्लियर, इस हुपर में कंक्रीट आ गया। जब कंक्रीट इस हुपर में आ जाएगा तब हम इस वाले ट्रैप डोर को खोलेंगे और इस ट्रैप डोर को खोलने के बाद कंक्रीट आ जाएगा इस सिलेंडर में। अब जो सिलेंडर में कंक्रीट आया, वो सिलेंडर में जो कंक्रीट है वो अनकम्पैक्टेड कंक्रीट भी नहीं है और वो पूरी तरह से कॉम्पैक्टेड कंक्रीट भी नहीं है। तो वो कंक्रीट है पार्शियली कॉम्पैक्टेड। तो ये जो पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है, इस पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का वेट कर लेंगे हम W1। उसके बाद इस कंक्रीट को बाहर निकाल देंगे पूरी को। बाहर निकालने के बाद इस सिलेंडर को वापस से भरा जाता है कंक्रीट से, अच्छे से कॉम्पैक्ट करने के बाद। तो अच्छे से जब कॉम्पैक्ट करोगे उसका वेट ले लेंगे आफ्टर कॉम्पैक्शन। आफ्टर जो कॉम्पैक्शन है वो कॉम्पैक्टेड कंक्रीट होगा। आफ्टर कॉम्पैक्शन क्या होगा, कॉम्पैक्टेड कंक्रीट होगा। उसका वेट कर लेंगे W2।
और ये जो W1/W2 का रेशो है इसको बोलते हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर। W1/W2 का जो रेशो है इसको बोलते हैं कॉम्पैक्शन फैक्टर। क्लियर? इस कॉम्पैक्शन फैक्टर का वैल्यू जितना ज्यादा होगा कंक्रीट की वर्केबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। इस कॉम्पैक्शन फैक्टर का वैल्यू जितना ज्यादा होगा कंक्रीट की वर्केबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर मान लीजिए कॉम्पैक्शन फैक्टर का वैल्यू 0.65 से 0.7 के आसपास है तो उस कंक्रीट को बोलते हैं एक्सट्रीमली लो वर्केबल कंक्रीट। उसको बोलते हैं एक्सट्रीमली लो वर्केबल कंक्रीट। एक्सट्रीमली लो वर्केबल। अगर मान लीजिए इस कॉम्पैक्शन फैक्टर का वैल्यू 0.7 से 0.8 के बीच में है तो इसको बोलते हैं वेरी लो वर्केबल कंक्रीट। वेरी लो वर्केबल कंक्रीट। ठीक है। अगर 0.8 टू 0.85 है तो इसको बोलते हैं लो वर्केबल कंक्रीट। इसको बोलते हैं लो वर्केबल कंक्रीट। अगर 0.85 से 0.95 है तो इसको बोलते हैं मीडियम वर्केबल कंक्रीट। मीडियम वर्केबल कंक्रीट। और अगर 0.95 से 1 के आसपास है तो इसको बोलते हैं हाई वर्केबल कंक्रीट। तो इसको बोलते हैं हाई वर्केबल कंक्रीट। क्लियर? अगर तुमसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट है, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट किस तरीके की कंक्रीट की वर्केबिलिटी को मेजर करने के काम आता है, तो ये मीडियम टू हाई वर्केबिलिटी को मेजर करने के काम आता है। क्लियर? तो ये इसकी रेंज है कॉम्पैक्शन फैक्टर की। तो मतलब अगर कॉम्पैक्शन फैक्टर बढ़ता है तो वर्केबिलिटी बढ़ती है, अगर स्लम्प का वैल्यू बढ़ता है तो भी वर्केबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है। दो चीजें क्लियर हुई? ठीक है। तीसरा चीज है, एक तीसरा टेस्ट रह गया है वीबी टेस्ट। तीसरा टेस्ट रह गया है वीबी टेस्ट। वीबी टेस्ट में देखिए क्या करेंगे। एक आपके पास इस तरीके का सिलेंड्रिकल मोल्ड होगा। एक सिलेंड्रिकल मोल्ड होता है और ये सिलेंड्रिकल मोल्ड एक वाइब्रेटरी टेबल पे रखा होता है। मतलब एक टेबल है जो टेबल किसी न किसी वाइब्रेटिंग अरेंजमेंट से जुड़ा हुआ है। ये वाइब्रेटरी टेबल है। वाइब्रेटरी टेबल है। अब इसमें क्या किया जाएगा, ये जो मोल्ड है, ये जो आपके पास में मोल्ड है, कौन सा? सिलेंड्रिकल मोल्ड। इस सिलेंड्रिकल मोल्ड में जो स्लम्प टेस्ट का अपैरेटस था, जो स्लम्प टेस्ट में अपैरेटस यूज करते थे इस तरीके का, वो अपैरेटस रखा जाता है। वो अपैरेटस रखा जाता है लोहे का और इसको अच्छे से कंक्रीट से फिल कर दिया जाता है। इस अपैरेटस को अच्छे से कंक्रीट से फिल कर दिया जाएगा। इसको अच्छे से कंक्रीट से फिल कर देंगे। कंक्रीट से फिल करने के बाद ये जो मोल्ड है, इस मोल्ड को तो हटा देंगे। तो इस जब मोल्ड को हटाओगे तो मोल्ड को हटाने के बाद जो कंक्रीट का शेप रहेगा, इस मोल्ड को हटाने के बाद जो कंक्रीट का शेप रहेगा इनिशियली, वो शेप कैसा रहेगा? जो मोल्ड का शेप था इस तरीके का शेप रहेगा। जिस इंस्टेंट पे इस मोल्ड को हटाओगे तो t इक्वल टू 0 टाइम है मान लीजिए, वो आप स्टॉप वॉच ऑन कर लोगे और ये जो वाइब्रेटरी टेबल है इसको ऑन कर दोगे। कितने टाइम के बाद? क्योंकि जब ये वाइब्रेट करेगा तो कंक्रीट का जो शेप है, ये कंक्रीट का शेप सिलेंड्रिकल शेप होना चाहिए। ये कंक्रीट का शेप इस तरीके का हो जाएगा, सिलेंड्रिकल। तो कंक्रीट को इस शेप से आने में, इस शेप में आने में कितना टाइम लगा? सेकंड्स में। इस शेप में आने में कितना टाइम लगा? सेकंड्स में। उसको बोलते हैं वीबी डिग्री। उसको बोलते हैं वीबी डिग्री। तो क्या बोलते हो कि अगर कंक्रीट की फ्लूइडिटी ज्यादा है तो ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा? अगर कंक्रीट की फ्लूइडिटी ज्यादा है तो कम टाइम में हो जाएगा, और अगर कंक्रीट मान लीजिए अर्थ मोइस्ट है, मतलब उसमें वाटर कंटेंट कम है या उसकी वर्केबिलिटी कम है या उसकी फ्लूइडिटी कम है, तो कंक्रीट को इस वाली शेप से इस वाली शेप में आने में काफी टाइम लगेगा। मतलब ये हुआ कहने का, अगर वीबी टाइम कम है, अगर वीबी टाइम कम है तो मतलब कंक्रीट की वर्केबिलिटी ज्यादा है। मतलब कंक्रीट की वर्केबिलिटी ज्यादा है। और अगर वीबी टाइम ज्यादा है, अगर वीबी टाइम ज्यादा है तो मतलब कंक्रीट की वर्केबिलिटी कम है। कंक्रीट की वर्केबिलिटी कम।
तो क्या चीज पता लगी आपको यहां से? आपको यहां से जो चीज पता लगी वो क्या? अगर स्लंप का वैल्यू ज्यादा है, अगर स्लंप वैल्यू ज्यादा है तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी ज्यादा है, तो कंक्रीट की वर्केबिलिटी ज्यादा है। अगर मान लीजिए कॉम्पैक्शन फैक्टर का वैल्यू ज्यादा है तो भी कंक्रीट का वर्केबिलिटी ज्यादा है, तो भी कंक्रीट का वर्केबिलिटी ज्यादा है। अगर वी बी टाइम कम है तो कंक्रीट का वर्केबिलिटी ज्यादा है। ये 3 कंक्लूजन निकल के आए। अब इन तीनों को चेक करके देख लो आप। पहले वाला कह रहा है एज द स्लंप इंक्रीजेस द वी बी टाइम इंक्रीजेस। सही है क्या? अगर स्लंप इंक्रीज करेगा तो वर्केबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर वी बी टाइम इंक्रीज करेगा तो वर्केबिलिटी कम होगी। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि अगर स्लंप अगर इंक्रीज करता तो वी बी टाइम कम होता। दूसरा क्या कह रहा है? एज द स्लंप इंक्रीजेज द कॉम्पैक्शन फैक्टर इंक्रीजेज। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि स्लंप और कॉम्पैक्शन फैक्टर दोनों के इंक्रीज करने से वर्केबिलिटी बढ़ती है। तो अगर स्लंप इंक्रीज करेगा तो कॉम्पैक्शन फैक्टर भी इंक्रीज करेगा। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 1 इज फॉल्स एंड ये 2 है एक्चुअली, 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू। नेक्स्ट, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। द बेसिक अजम्पशन ऑफ प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द न्यूट्रल एक्सिस बिफोर बेंडिंग, remaining plane and normal to the neutral axis after bending leads to uniform strain over the cross section, uniform stress over the cross section, linearly varying strain over the cross section and stresses within the proportion strains at the cross section। बताइए क्या होगा? यूनिफॉर्म स्ट्रेन है क्या? नहीं है। यूनिफॉर्म स्ट्रेस है क्या? नहीं है। लीनियरली वेरिंग स्ट्रेन है। भाई ये पहला अजम्पशन है हमारा लिमिट स्टेट का, ये पहला अजम्पशन है लिमिट स्टेट का कि प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। और इसका मतलब क्या था कि जो स्ट्रेन वेरिएशन है वो लीनियर है। इसका मतलब क्या था कि जो स्ट्रेन वेरिएशन है वो स्ट्रेन वेरिएशन इस तरह से लीनियर होगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, लीनियरली वेरिंग स्ट्रेन ओवर द क्रॉस सेक्शन। तो योर आंसर वुड बी सी, योर आंसर वुड बी सी। नेक्स्ट, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट ग्रेड M25 इज। M25 ग्रेड का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है? तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट का फॉर्मूला क्या है? 5700 रूट FCK। तो 5700 रूट 25 28500। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, टू रेक्टेंगुलर अंडर रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम सेक्शन X and Y are similar in all aspects except that the longitudinal compression reinforcement in section Y is 10% more. Which of the following is correct statement? देखिए, अगर मैं दो सेक्शन कंसीडर करूं, यहां पे एक X है और एक Y है, ठीक है, दोनों अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, दोनों अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। एक सेक्शन मान लेते हैं ये X है, जिसमें सपोज कीजिए कि 3 बार लगी हुई है टेंशन जोन में, ये X है, और इधर एक सेक्शन है Y, इधर एक सेक्शन Y है जिसमें कंप्रेशन रेनफोर्समेंट इससे ज़्यादा है, जिसमें कंप्रेशन रेनफोर्समेंट इससे ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी 2 बार लगा देते हैं कंप्रेशन में, लेकिन जो Y सेक्शन है, Y सेक्शन का कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट ज़्यादा है, मतलब 3 बार तो यहाँ है और हो सकता है 3 बार यहाँ हो। जब कंप्रेस इसका न्यूट्रल एक्सिस यहाँ होगा X का, तो X का जब न्यूट्रल एक्सिस यहाँ होगा तो इसका स्ट्रेन डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा और इसका स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो इसमें जो C यहाँ पे एक्ट करेगा
और टी यहाँ पे एक्ट करेगा, राइट। और ये वाली डेप्थ क्या हो जाएगी, ये वाली डेप्थ हो जाएगी एक्स यू, और जो सी लगता है वो ऊपर से कितने डिस्टेंस पे लगता है, 0.42 इंटू एक्स यू पे। अब देखिए वाई सेक्शन में कंप्रेशन रेनफोर्समेंट ज़्यादा है, वाई सेक्शन में कंप्रेशन रेनफोर्समेंट ज़्यादा है, तो कंप्रेशन रेनफोर्समेंट ज़्यादा होने से न्यूट्रल एक्सिस ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। अगर न्यूट्रल एक्सिस ऊपर शिफ्ट किया तो इसका स्ट्रेन डायग्राम कुछ इस तरह होगा, इस तरह होगा, और इसका स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरह होगा। क्लियर। ये वाला वैल्यू XU2 कह देता हूं इसको, और इसको XU1 कह देते हैं, XU1 XU2। इसमें भी C यहां लगेगा कहीं, C2 कह देता हूं इसको, इसको C1 कह देता हूं। और ये कितने डिस्टेंस पे लगेगा, 0.42 इंटू XU। ठीक है, ये भी T है। तो इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये Z2 कह दूं, तो Z2 क्या होगा, D माइनस 0.42 इंटू XU। और इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, ये Z1 होगा, और ये क्या हो जाएगा, D माइनस 0.42 इंटू X1। यहां तक की स्थिति क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये न्यूट्रल एक्सिस ऊपर नीचे क्यों हुए, क्योंकि रेनफोर्समेंट इन दोनों में अलग अलग है। जिधर की तरफ रेनफोर्समेंट ज्यादा होता है उधर की तरफ सेंटर ऑफ मास मूव कर जाता है, इस वजह से सेक्शन वाई में सेंटर ऑफ मास या फिर न्यूट्रल एक्सिस ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया। अब अगर दोनों अंडर रेनफोर्स्ड हैं, अगर दोनों अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, तो क्या दोनों का मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस, दोनों का मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस T इंटू जेड से कैलकुलेट हो जाएगा क्या। दोनों में जो टेंशन रेनफोर्समेंट है वो बराबर है, मतलब जो T का वैल्यू है वो T का वैल्यू दोनों में बराबर होगा। सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, Z का फर्क पड़ेगा, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, Z का पड़ेगा। अब अगर पहले वाले सेक्शन में देखा जाए तो पहले वाले सेक्शन का XU का वैल्यू कंपैरेटिवली दूसरे से ज्यादा है, ये बात और क्लियर है कि XU1 का वैल्यू XU2 से ज्यादा है। तो इसलिए ये जो Z2 का वैल्यू होगा, Z2 का वैल्यू दूसरे वाले सेक्शन के लिए ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा वाला वैल्यू Z2 का वैल्यू Z1 से ज्यादा होगा, तो Z2 का वैल्यू Z1 से ज्यादा होगा। तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, सेक्शन वाई का ज्यादा होगा। और डक्टिलिटी भी किसकी ज्यादा होगी, सेक्शन वाई की ज्यादा होगी। डक्टिलिटी का मतलब वो ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेस को बियर कर पाएगा। क्लियर। तो आपके आंसर हो जाएंगे क्या, कि सेक्शन एक्स हैज लेस फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। तो योर आंसर वुड बी व्हाट, सेक्शन एक्स, section X has less flexural strength and is less ductile than section Y। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन कह रहा है आपका, एज पर रिक्वायरमेंट, एक सेकेंड ये पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन है, एज पर IS 456/2000 द मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट अप टू 2 डेसिमल प्लेस required in reinforced concrete beam of rectangular cross section considering effective depth in calculation of area using FE 500। ये हम कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे कि ये IS कोड की रिकमेंडेशन है। एज पर IS 456/2000 जो मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट होता है बीम में, मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट इन बीम, तो IS कोड इसको डिफाइन करता है कि AST बाय BD इज इक्वल टू 0.85 बाय FY। IS कोड के हिसाब से AST की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। अब ये पूछ रहा है परसेंटेज में, ठीक है, ये परसेंटेज में पूछ रहा है, तो होगा क्या, अगर परसेंटेज में नहीं लिखो तो किस में पूछ रहा है ये, अप टू 2 डेसिमल प्लेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेस। तो AST बाय BD क्या होगा, AST बाय BD हो जाएगा 0.85 बाय FY। तो 0.85 बाय FY कितना, 500। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग 0.17 के आसपास आंसर आता है। ठीक है, 0.17 के आसपास आंसर आता है। और अगर परसेंटेज में लिखना हो तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 17% अराउंड।
तो आंसर वुड बी 0.17। इसका आंसर हो जाएगा 0.17। जब हम स्लैब पढ़ेंगे तभी रिकमेंडेशन पढ़ेंगे। वैसे याद भी रखना सिर्फ इतना ही है, जो कोड की रिकमेंडेशन है वो आपको एज इट इज याद रखनी है। तो मिनिमम टेंसाइल रेनफोर्समेंट बताता है AST बाय BD इज इक्वल टू 0.85 बाय FY। अगर तुमसे मान लीजिए मैक्सिमम रेनफोर्समेंट पूछे टेंशन में, तो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट IS कोड बताता है 0.12% ऑफ 4% ऑफ BD। मतलब जो ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया है, ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, कैपिटल B इंटू कैपिटल D। तो इस कैपिटल B इंटू कैपिटल D का कितना, 4%। इससे ज़्यादा रेनफोर्समेंट एक्सीड नहीं करना चाहिए और मिनिमम रेनफोर्समेंट इतना होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बी डिफाइंड एज दैट वैल्यू below which not more than 50% of results are expected to fall, assuming a standard deviation of 4 MPa, target mean strength to be considered in the mixed design of M25 concrete would be। ये कह रहा है कि अगर हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को इस तरह से डिफाइन करें कि उससे कम रिजल्ट कितने अलाउ हों, 50% अलाउ हों, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये क्या पूछ रहा है, assuming a standard deviation let the characteristic strength। ठीक है, तो ये मीन टारगेट स्ट्रेंथ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, मीन टारगेट स्ट्रेंथ पूछ रहा है। देख लेते हैं, जब हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे तो हमने कुछ इस तरीके का एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पढ़ा था। ठीक है, जिसमें ये वाला वैल्यू कितना था, 50% था, और इसी को क्या बोलते थे हम, FM बोलते थे। और यहाँ पे एक वैल्यू पड़ी थी कितनी, 5%। उस 5% के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ को क्या बोलते थे, FCK बोलते थे। क्यों बोलते थे, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ है जिससे कम रिजल्ट सिर्फ कितने अलाउ हो सकते हैं, ओनली 5% रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। सिर्फ 5% रिजल्ट ही अलाउ हैं एक्चुअल डेफिनेशन के हिसाब से। तो हमने इसको यहाँ पे मार्क कर दिया कि ये जो स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि यहाँ क्या लिखते थे हम, स्ट्रेंथ लिखते थे, तो ये जो स्ट्रेंथ होगी ये स्ट्रेंथ होगी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। लेकिन अब क्या कह रहा है कि अगर 50% रिजल्ट्स आर अलाउड टू फॉल, तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहाँ मार्क करोगे, यहां मार्क करेंगे। तो इस वाले केस में कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ किसके बराबर हो जाएगा, FM के बराबर हो जाएगा। ये जब मैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पढ़ा रहा था तब भी मैंने ये चीज डिस्कस की थी कि अगर हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को इस तरह से डिफाइन करें कि जिससे कम रिजल्ट 50% अलाउ हो, तो FM और FCK दोनों बराबर होंगे। तो इस वाले केस में यही कह रहा है, तो FCK और FM दोनों के दोनों बराबर होंगे। नेक्स्ट, द फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज पर IS 456/2000। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछ रहा है, FCR पूछ रहा है। तो FCR क्या होता है, FCR होता है 0.7 FCR होता है 0.7 रूट FCK। तो 0.7 रूट 25, तो ये हो जाएगा 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग बोथ द वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिजाइन, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, बिल्कुल सही है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इक्वल। ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं या ये जो दोनों अजम्पशन हैं, ये दोनों अजम्पशन हम यूज करते हैं तीनों मेथड में, चाहे अल्टीमेट मेथड हो, अल्टीमेट डिजाइन मेथड, या अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिजाइन, या वर्किंग स्ट्रेस मेथड, या लिमिट स्टेट मेथड। ये अजम्पशन दोनों के दोनों तीनों मेथड में फॉलो होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। यहाँ पे ऑप्शन सी लिखा नहीं है, ऑप्शन सी इज बोथ A and B आर करेक्ट। नेक्स्ट, इन केस ऑफ कंपोजिट कंस्ट्रक्शन, इन केस ऑफ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन केस ऑफ कंपोजिट कंस्ट्रक्शन द इफेक्ट ऑफ क्रीप एंड श्रिंकेज, ऑप्शन ए कैन बी इग्नोर्ड इवन एट द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, सेकेंड कैन बी इग्नोर्ड एट द अल्टीमेट लिमिट स्टेट ड्यू टू लार्ज inelastic strain, C is can be completely eliminated, and D
in the in situ concrete has no interaction on the stress in the precast component। ये बात कर रहा है क्रीप और श्रिंकेज की, ये बात कर रहा है क्रीप और श्रिंकेज की। तो ये जो क्रीप और श्रिंकेज हैं, क्रीप और श्रिंकेज किससे रिलेट करते हैं? क्रीप और श्रिंकेज रिलेट करते हैं क्रैक से। और क्रैक किससे रिलेट करता है? क्रैक रिलेट करता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी से। ये हमने देखा था ना, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, सर्विसिबिलिटी, क्योंकि हमने लिमिट स्टेट दो तरीके का पढ़ा था, एक पढ़ा था लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, एक पढ़ा था लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो कोलैप्स में था शियर, कंप्रेशन, फ्लेक्सर, टोर्शन, इस तरीके की चीजें। सर्विसिबिलिटी में था डिफ्लेक्शन, क्रैक्स, ठीक है, इस तरीके की चीजें, वाइब्रेशन, इस तरीके की चीजें। तो सर्विसिबिलिटी का जो क्राइटेरिया था उसको सर्विस लोड पे हम चेक करते हैं, और कोलैप्स लोड का जो क्राइटेरिया था उसको हम अल्टीमेट लोड पे चेक करते हैं। तो श्रिंकेज और क्रीप कहां चेक किए जाएंगे? सर्विसिबिलिटी में चेक किए जाएंगे। तो कैन बी इग्नोर्ड एट द अल्टीमेट लिमिट स्टेट ड्यू टू लार्ज इलास्टिक, कैन बी इग्नोर्ड, कैन बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? कैन बी इग्नोर्ड एट द अल्टीमेट लिमिट स्टेट ड्यू टू लार्ज इलास्टिक स्ट्रेन इंड्यूस्ड, क्योंकि इनको कैन बी इग्नोर्ड इवन एट द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, क्योंकि सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दोनों सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेट करते हैं, इसलिए सर्विसिबिलिटी के लिए इग्नोर नहीं कर सकते। कोलैप्स के लिए इग्नोर इस वजह से किया जा सकता है क्योंकि जो कोलैप्स का टाइम होगा, कोलैप्स होता है अल्टीमेट लोड पे, और अल्टीमेट लोड पे जो कंक्रीट का फेलियर होगा वो प्लास्टिक फेलियर होता है, वो प्लास्टिक फेलियर होता है। और प्लास्टिक फेलियर में जो स्ट्रेन आएगी या प्लास्टिक फेलियर में जो डिफॉर्मेशन होंगे, जो डिफॉर्मेशन होंगे वो डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, डिफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा होगा फेलियर के टाइम पे, और क्रीप और श्रिंकेज का डिफॉर्मेशन कंपैरेटिवली बहुत छोटा आता है। तो जब कंक्रीट अगर अल्टीमेट स्टेज में फेल कर रहा है तो उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन होंगे, जिन डिफॉर्मेशन के आगे क्रीप और श्रिंकेज के डिफॉर्मेशंस को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट, ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ, मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताया था आपको, अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बाय सर्विस लोड। हमने एक चीज और कही थी कि जब आप कंक्रीट की बात करते हो तो कंक्रीट के केस में हमेशा अल्टीमेट लोड लिखा जाता है, लेकिन जब स्टील की बात करते हो तो स्टील के बारे में हमेशा यील्ड लिखा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यील्ड स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और दूसरा कह रहा है शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अगर मैं मान लीजिए कंक्रीट का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखूं, तो कंक्रीट का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 5700 रूट FCK। तो कुल मिलाकर के E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रूट FCK के। मतलब अगर FCK बढ़ेगा कंक्रीट का ग्रेड बढ़ेगा, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो कंक्रीट का E इंक्रीज करेगा। तो पहला ऑप्शन या पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे में क्या कह रहा है? शियर स्ट्रेंथ। अगर कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी है तो उसकी सभी तरीके की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, ठीक है, शियर स्ट्रेंथ भी उसका अच्छा होगा। तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, which one of the following factors would greatly affect the attainment of best possible strength of concrete mix produced using the weight batch? अगर आप वेट बैचिंग कर रहे हो तो वेट बैचिंग से क्या क्या चीजें होंगी? पहला, फर्स्ट, मॉइस्चर कंटेंट इन द सैंड एंड ग्रेवल। दूसरा, इनएडिक्वेट और एक्सेस यूज ऑफ अप्रूव्ड एडमिक्सचर्स। थर्ड, स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ ड्रम। एंड फोर्थ, नॉन एम्प्टिंग ऑफ द ड्रम एज फुली एज पॉसिबल। देखिए, जब हमने वेट बैचिंग के बारे में बात किया, जब हमने वेट बैच के बारे में बात किया या वॉल्यूम बैच के बारे में बात किया, तो हमने किस किस चीज़ों के बारे में बात किया? हमने मॉइस्चर कंटेंट के बारे में बात किया, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट से क्या होगा? एग्रीगेट की बल्किंग हो सकती है। बल्किंग किसमें होगी? फाइन एग्रीगेट में। और दूसरा हमने बात, मतलब कुल मिलाकर के आपने किसके बारे में बात किया? सिर्फ एग्रीगेट के बारे में बात किया। और एग्रीगेट के अलावा हमने बात किया था सीमेंट के बारे में,
कि अगर सीमेंट को लूज छोड़ दिया जाए तो सीमेंट का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। स्पीड ऑफ ड्रम और एम्पटीज ऑफ ड्रम, इन दोनों के बारे में हमने किसी तरीके की कोई बात नहीं की। तो अगर आप वेट बेचर से कंक्रीट प्रोड्यूस करना चाह रहे हो तो क्या क्या चीजें अफेक्ट करेंगी, एक तो मॉइस्चर कंटेंट और दूसरा अप्रूव्ड एडमिक्सचर, मतलब एडमिक्सचर हम किस तरह के यूज कर रहे हैं। तो इसके ये दोनों ऑप्शन सही होंगे, मॉइस्चर कंटेंट और एग्रीगेट्स। तो ऑप्शन 1 एंड 2। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन बाय लिमिट स्टेट मेथड डिपेंड्स ऑन, कि जो बैलेंस सेक्शन का परसेंटेज स्टील है, मतलब पीटी लिमिटिंग लिखवाया था हमने, और पीटी लिमिटिंग का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने 41.38 FCK बाय FY इंटू XU लिमिटिंग बाय D। तो अब अपने आप देख लीजिए कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट कर रहे हैं। FCK कर रहा है, FY कर रहा है और डायमेंशन कर रही है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अफेक्ट करता है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील अफेक्ट करता है। इस इक्वेशन में कहीं भी कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं है, तो ये अफेक्ट नहीं करता। लेकिन ज्योमेट्री ऑफ सेक्शन का मतलब होता है डायमेंशन से, तो डायमेंशन अफेक्ट करेंगे। तो तीन चीजें अफेक्ट करेंगी, FCK, FY एंड D, मतलब डायमेंशन। तो कौन कौन से ऑप्शन होंगे, 1, 2, 4, C ऑप्शन इज करेक्ट। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।